हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर अ प्रैक्टिस सेशन ऑन मल्टीपल इंटीग्रल, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन से डेडिकेटेड क्वेश्चन, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड नॉट ओनली दैट ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का डेडिकेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जो है उनको मैं बहुत डिटेल में सॉल्व किया हूँ। क्वेश्चंस पिक किया गया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरटीयू, लेकिन सभी क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप क्वेश्चंस है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप का और भी दूसरा जो क्वेश्चंस है वो आराम से कर लोगे। इस टाइप से ही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। सो लेकिन मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा तुम लोगों से कि क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन जो है वेरीफाई कर लो, अपना आंसर वेरीफाई कर लो कि मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और शायद मैं भी कहीं पे गलत हूँ तो उसके लिए कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रैक्टिस हो, इससे कुछ फ़ायदा हो एग्ज़ाम के पहले, तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस सेमेस्टर के लिए हम लोग का टारगेट एक काफ़ी बड़ा सा टारगेट था 30K का। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे तो शायद हो सके। तो एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला जो दो क्वेश्चन है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशंस मैंने तुम लोग के सामने ही रखा है। हालांकि और इसको रखने का पर्सपेक्टिव यही है कि ये रिपीटेटिव ईयर में आया था। एक ईयर में मतलब ग्रीन्स थ्योरम आया, फिर लास्ट ईयर में शायद गॉस थ्योरम आया या फिर उल्टा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम्स, ये जो तीन टोटल थ्योरम्स हैं, ग्रीन्स थ्योरम हो गया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, और तीसरा जो है दैट इज स्टोक्स थ्योरम, इन तीनों का जो स्टेटमेंट है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्जामिनर के लिए काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, 2 या 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों थ्योरम का स्टेटमेंट्स। तो ज़रूर स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद कर लेना एग्जामिनेशन से पहले। ओके, अच्छा, तो अगर हम लोग थोड़ा सा याद दिला दें कि ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हुआ करता था, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से दिख जाए। तो ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एम एंड एन, दोनों ही डबल वेरिएबल फंक्शन है विथ एक्स एंड वाई एज वेरिएबल्स, एंड नॉट ओनली दैट कंटिन्यूअस फंक्शन होना पड़ेगा, हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। दैट मीन्स ये डेल एम डेल वाई एंड डेल एन डेल एक्स ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज जो एम फंक्शन है दैट शुड बी डिफरेंशिएबल पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड जो एन फंक्शन है दैट शुड बी डिफरेंशिएबल पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होना पड़ेगा, तब जाके ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। या फिर मतलब दिस इज द मेन स्टेटमेंट और रिजल्ट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, और ये बोल रहा है कि क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रेशन, मतलब जो भी पाथ है वो एक क्लोज्ड पाथ होना पड़ेगा और उसी के ऊपर ही ये एप्लीकेबल होगा। तो एंड जनरली ये जो पाथ है ये हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं। इन मैथमेटिक्स जनरली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। तो ये अगर है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या हो गया, हाँ, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, मतलब ये जो कर्व द्वारा ये जो बाउंडेड रीजन है इसको अगर हम लोग आर से मार्क करें, ये कर्व द्वारा बाउंडेड रीजन को अगर हम लोग आर से मार्क करें तो डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ओवर दिस आर, किसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का डेल एन डेल एक्स प्लस माइनस डेल एम डेल वाई डी एक्स डी वाई। क्योंकि हम लोग ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे एक्स वाई डी एक्स डी वाई लेके चल रहे हैं। अगर किसी भी दूसरे प्लेन के ऊपर डिफाइन करना चाहते हो मतलब डेफिनेटली कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन लिया था वो एक्स एंड वाई का फंक्शन लिया था। कोई बच्चा अगर चाहता है तो दिखाना इसको वाई एंड जेड के टर्म्स में, तो उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, एंड इन दैट केस यहाँ पे डी वाई डी जेड लेना पड़ेगा। सो ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो एनीवेज मेन जो है ग्रीन्स थ्योरम का फंडा दैट इज़ ये वाला स्टेटमेंट जो हमें बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से याद रखना है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। और हालांकि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी इस ग्रीन्स थ्योरम का, ये जो स्टेटमेंट है इसको यूज़ करके। ठीक है, तो चलते हैं टू द
अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टेटमेंट पूछा जाता है हर एग्जाम में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, अगर सिलेबस में है मल्टीपल इंटीग्रल ये टॉपिक्स है तो डेफिनेटली स्टेटमेंट्स पढ़ के जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। तो मान लो इफ़ कोई भी एक वेक्टर, इफ वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है जिसका पार्शियल कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन अ वॉल्यूम वी। तो देखो हम लोग 2D से 3D में जा चुके हैं ऑब्वियसली। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये जो होता है दिस इज़ फॉर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ये जो कुछ इस तरीके से इसका मेन जो डेफिनेशन है या फिर मेन जो रिजल्ट है वह ये कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर सम वॉल्यूम वी, किसका करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन, नेबला डॉट एफ वेक्टर, नेबला ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर dv इज इक्वल टू डबल सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट इन कैप डी एस, एफ डॉट इन कैप डी एस। ठीक है, और हमेशा याद रखना मतलब सॉरी, जो भी क्लोज सरफेस तुम लोग सिलेक्ट करोगे, ये जो इन कैप है मतलब ये अगर सरफेस है, दिस इज योर एस सरफेस, अगर ये हुआ तो ये जो इन कैप है दैट इज जो यूनिट नॉर्मल है वो हमेशा आउटवर्ड ड्रॉन होता है ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आउटवर्ड ड्रॉन वेक्टर इज इन कैप, इन कैप इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस एस और टू द सरफेस एस। ठीक है, मतलब इस सरफेस से बाहर जाता हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही इज द इन कैप। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ये जो ds है ये dx dy हो सकता है अगर xy प्लेन से सिलेक्ट किया है, मतलब ये जो सरफेस है अगर ये सरफेस xy प्लेन के ऊपर हुआ तो, अगर ये सरफेस yz प्लेन के ऊपर हुआ तो dy dz हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली वी विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ये हम लोग ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, अगर तुम लोगों ने डेडिकेटेड लेक्चर देखा है तो बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया और हर एक थ्योरम का डेडिकेटेड लेक्चर्स भी है ग्रीन्स, स्टोक्स एंड गॉस का। अगर देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना ताकि कंसेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन करना ही, ये भी थोड़ा सा छोटू सा क्वेश्चन है तो मेरा अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा उसके पहले तुम लोग स्टार्ट कर दो और देखो क्या आ रहा है करके, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर तुम लोग पॉज करके अपना सॉल्यूशन पहले निकाल लो और बताओ मेरे साथ। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से कॉलेज से तुम लोग देख रहे हो, अपना कॉलेज का नाम, और बताना कि आंसर वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ ज़रूर कमेंट करना, कॉलेज नेम एंड सर वेरीफाइड आंसर। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लिमिट है, ये लिमिट देख के थोड़ा सा हमारा मतलब विजुअलाइजेशन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं, हालांकि ऑब्वियसली क्वेश्चन जो करते हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को छुपा के दिखाते हैं और उनका वो हक है, तो एज ए टीचर मैं भी वही चाहूँगा, इतना क्लियरली सब कुछ ना देना। क्यों बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये जो लिमिट्स गिवन है, यहाँ पे लिमिट्स को देख के तुम्हें समझना है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है dx एंड dy, मतलब dx एंड dy दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमें लिमिट देख के पहले पता करना है कि, बहुत अच्छे से समझना कि कौन सा किसका लिमिट है, कौन सा y का लिमिट है, कौन सा x का लिमिट है। और वो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा था, ये लोग डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे। ये देख के तुम्हें समझना है कि बेटा यहाँ पे अपर लिमिट में x है, यहाँ पे अपर लिमिट में x है, तो 100% जो है ये x का लिमिट तो नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये जो है y का लिमिट होगा, ऑब्वियसली ये जो है y का लिमिट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये y का लिमिट होगा। दैट मीन्स ये जो पहला वाला लिमिट है दिस इज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x। ठीक है, और इधर के इसके साथ मैं फंक्शन को रख रहा हूँ dy, और इधर पे आ जाएगा dx एंड x का लिमिट जो ऑब्वियसली जो बचा हुआ लिमिट है, जो दूसरा लिमिट है वो x का लिमिट होगा, दैट इज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू b। अब कोई बच्चा अगर चाहता है तो इसका डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हार्डली 2 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग विदाउट डायग्राम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा चाहता है तो डेफिनेटली इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट और x चला जाएगा आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट इज ये dx का ये जो लिमिट है इसको मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, x को मैंने बाहर कर दिया और इधर पे रहेगा y का लिमिट y इक्वल्स टू दिस दिस y dy। हो गया डन। अच्छा, अब y का इंटीग्रेशन ये सभी को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बेटा थोड़ा सा खतरे में हो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिहर्स कर लो फ्रॉम क्लास 12। तो y का इंटीग्रेशन होता है सिंपली वाई स्क्वायर बाई टू, एंड इधर पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगेगा दैट इज y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x, एंड इधर पे जो था मैं वो लिख देता हूँ x dx, इसके साथ x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू b। डन, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करेंगे, तो वो करने से जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और वाई इक्वल्स टू जीरो पुट करने से तो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इंटू एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो टू बी। तो 1/2 को मैं बाहर कर रहा हूँ द इंटीग्रेशन साइन, सिंपली एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम जीरो टू बी, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर 4 बाई 4, एक्स टू द पावर 4 बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही करेंगे ये बन जाएगा बी टू द पावर 4 बाई 8 इज द फाइनल आंसर, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको विदाउट डायग्राम हम लोग आराम से प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में, इसीलिए हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किए। फिर से बता रहा हूँ, अगर चाहते हो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, और जिसको डायग्राम ड्रॉ करना है वो टेंशन ना ले, क्योंकि भयंकर भयंकर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा अभी आगे, तो जहाँ पे हमें डायग्राम मस्ट ड्रॉ करना होगा उनमें से ये है एक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व करूँगा मैं स्टार्ट, उसके पहले तुम लोग ज़रा सॉल्व करने का कोशिश करो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके ही इंटीग्रेट करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, अच्छा, कहने का मतलब सर कि यहाँ पे ज़रा देख लो कि इंटीग्रेशन का एग्जिस्टिंग लिमिट क्या है, तो वो देखने के लिए फिर से दोबारा इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और ये तुम लोगों को पता चलेगा ये लिमिट्स देख के। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिमिट में x का टर्म्स है, तो डेफिनेटली 100% ये जो है y का है, और बचा हुआ ये जो लिमिट है ये 100% x का लिमिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ पे पहले y का इंटीग्रेशन हो रहा है फिर x का इंटीग्रेशन हो रहा है। और ये कैसे तुम लोग समझोगे, हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट वाला लिमिट होगा, जो कांस्टेंट वाला लिमिट होगा, कांस्टेंट वाला लिमिट जो होगा, मतलब ऐसा लिमिट जिसमें सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, दैट मीन्स नो वेरिएबल, याद रखना, वो इंटीग्रेशन बिल्कुल लास्ट में होता है, आखिर में होता है, दैट्स इट, ये याद रखना। तो इससे तुम लोग ऑर्डर समझ लोगे बड़े प्यार से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है जो कि x का लिमिट है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है तो बिल्कुल एंड में होगा, तो ऑब्वियसली जो दूसरा लिमिट है वो पहले होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, कि क्योंकि हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करके इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले हमें एग्जिस्टिंग ऑर्डर क्या है, मतलब पहले किसका इंटीग्रेशन हो रहा है बाद में किसका हो रहा है, वो पहले लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन जो है ये, और हम लोगों ने समझ लिया कि पहले y का इंटीग्रेशन हो रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो रहा है दैट इज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, फिर से बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, मतलब हमें इसका ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स पहले हमें x के रिस्पेक्ट में करना होगा फिर हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा, राइट। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, फंक्शन तो वही सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा dx, क्योंकि हम अभी हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, x का अपर लिमिट एंड x का लोअर लिमिट पुट होगा, और यहाँ पे होगा dy, यहाँ पे y का अपर लिमिट एंड y का लोअर लिमिट, उल्टा बोला मैंने, पुट होगा।
ठीक है। अच्छा, अब सर लिमिट को डिसाइड करने के लिए बेहतर ये होगा कि हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर ले। अब सर यहाँ पे देखो, तो अब लोग तुम लोग बोलोगे सर जनरली हम जो क्वेश्चन करते हैं डबल इंटीग्रेशन वगैरह से, तो वहाँ पे आर करके रीजन का एक मेंशन रहता है कि ये कर्व मिलके आर रीजन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा 200 IQ वाला क्वेश्चन है। तो हमें सर यहाँ पे डायग्राम अभी कैसे बनाए? कुछ नहीं बेटा, ये जो लिमिट्स है, इन लिमिट्स, अरे सॉरी सॉरी, ये 1 होगा, सॉरी माय बैड। हाँ, ये लिमिट्स को देख के ही तुम्हें अपना रीजन समझना है। तो यहाँ पे टोटल 4 कर्व तुम्हें देखने को मिलेगा फ्रॉम द 4 लिमिट्स, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ y, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ x। दैट मीन्स टोटल 4 कर्व का इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उन्हीं को मिला के मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने इस डायग्राम को प्रस्तुत करूंगा। सो लेट अस सी क्या क्या कर्व है हमारे पास। सर एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा ज़रा चैट में बताना, मतलब कमेंट में बताना कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किस महाशय का इक्वेशन है, मतलब किस टाइप ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टोटल 4 इक्वेशंस हैं, और इन्हीं इक्वेशन के मदद से हम लोग अपना कर्व को ड्रॉ कर लेंगे, रीजन को ड्रॉ कर लेंगे। कैसे? आ जाओ देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये बना लिया मैंने वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अच्छा, अब क्या क्या है चलो देख लेते हैं। पहले तो है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट द y एक्सिस इटसेल्फ। x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट द y एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 मीन्स दिस। बहुत बढ़िया। x इक्वल्स टू 1 मीन्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। दिस इज योर x इक्वल्स टू 1। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी 1, 0। डन। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। और कैसा पैराबोला? कुछ इस तरीके का देखने वाला पैराबोला, है ना, अपसाइड, अपवर्ड, कुछ ऐसा। अरे यार रुको रुको, इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। इसको कैसे ड्रॉ करें? इससे होगा? चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा बना है अच्छा बना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा, अच्छा ये हटेगा नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हो गया डन। अच्छा, ये मेरा कौन सा हो गया? वाई कॉस, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? तभी मैं सोचूं, ये मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला हो गया। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसका, पता नहीं क्या। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना नहीं चाहिए हमें दिखाना। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ये भी हो गया। x इक्वल्स टू 1 भी हो गया। y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, बेटा ये क्या है? y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स को अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। और इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, दैट इज x प्लस एक्स बाई 2 वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली ये जो है दैट इज एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,0 एंड 0,2। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमें ये जगह चाहिए होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक, उतना दूर भी नहीं, 2,0 पॉइंट, और इधर पे किधर ले लेते हैं एक 0,2 पॉइंट, और इनको कर देते हैं जॉइंट। हो गया जॉइंट, सही है। अच्छा, ये पास करेगा इस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा 1,1, और ये मेरा बन गया स्ट्रेट लाइन, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है आराम से, है 0,0, 1,0, 1,1, और ये है 0,2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे रीजन, अब समझो कि कौन सा रीजन के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये है वो रीजन, ये है वो रीजन जिसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। क्या मैं इसको फील कर सकता हूँ कलर से? अच्छा, ये ऐसे फील हो जाएगा, नहीं नहीं, तो मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो बात हो रहा है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ठीक है,
वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, क्योंकि अगर तुम लोग लिमिट्स को देखोगे तो यही वो रीजन है जहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करना होगा। आर जो रीजन हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ दिस रीजन ओनली। ठीक है, दिस इज़ द रीजन, ये मैंने कलर कर दिया, आर रीजन, आर नाम दे रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत है, अब इस रीजन में एक दिक्कत है, वो दिक्कत मैं बता रहा हूँ बहुत, इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन है आर, ठीक है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे ये इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर पूरा ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो समझना, यहाँ पे चीज़ें समझ लेना अच्छे से, हालांकि एक ये ऐसा क्वेश्चन डेडिकेटेड वीडियो में मैंने सॉल्व करके बताया है। तो मुझे पहले x का लिमिट डिसाइड करना है डायग्राम से, तो मैं x के लिमिट के लिए जाऊँगा। तो हमें पता है प्रोसेस क्या होता है सर, प्रोसेस ये होता है, x का लिमिट जब हमें निकालना है तो पैरेलल टू x एक्सिस हमें एक स्ट्रैप ड्रॉ करना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। पैरेलल टू x एक्सिस एक स्ट्रैप हमें ड्रॉ करना पड़ता है, और उस स्ट्रैप का जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है जो कि x इक्वल्स टू 0 है, और उस स्ट्रैप का जो राइट मोस्ट पॉइंट है जो कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, सो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये रिस्पेक्टिवली मेरा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होगा। ये हमें प्रोसेस पता है। तो तुम लोग बोल सकते हो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, सब कुछ तो सही चल रहा है। अब बेटा थोड़ा सा ये भी अब तुम लोगों को मैं दिखाऊं कि अगर इस स्ट्रैप को मैं देखो, और स्ट्रैप ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या था या फिर कंडीशन क्या था, स्ट्रैप को उस रीजन के अंदर कहीं पर हमें ड्रॉ करना होता है। अब कोई बच्चा अगर चाहता तो वो तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता था स्ट्रैप को, ये भी तो पोर्शन बिल्कुल चलता है रीजन के अंदर ही है। तो इसमें सर दिक्कत ये हो जा रहा है कि सर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट तो सही है कि एक्स इक्वल्स टू 0 है, लेकिन राइट मोस्ट पॉइंट अभी इस पैराबोला के ऊपर आ चुका है, और इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ वाई। तो सर अब प्रॉब्लम ये हो गया कि लोअर लिमिट तो ठीक है, लोअर लिमिट दोनों ही केस में मुझे 0 मिल रहा है, अपर लिमिट मुझे एक बार मिल रहा है 2 माइनस वाई, एक बार मिल रहा है रूट ओवर वाई। तो अब क्या करें? तो इसीलिए मैंने बोला ये जो आर रीजियन है, ये आर रीजियन इंडिविजुअली बीच में से दो रीजियन में ब्रेक हो जाएगा, और जो कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस मिडिल पॉइंट 1 1 से। तो फिर ये अपर वाला पोर्शन तुम्हारा R1 हो जाएगा, ये लोअर वाला पोर्शन तुम्हारा R2 हो जाएगा। अब बिल्कुल मामला फिक्स्ड है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिन बच्चों को ये टेक्निक पता नहीं होगा वो तो प्रॉब्लम करेगा उसको एग्जाम में, और जिन बच्चों जैसे कि तुम लोगों को अभी ये पता चल चुका है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है तो तुम लोग उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको देखो ब्रेक कर दे रहा हूँ दो हिस्सों में। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूँगा। इधर ही लिख दें, इधर ही लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये हो गया डी वाई एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग टू एक्स इक्वल्स टू समथिंग, वाई इक्वल्स टू समथिंग टू वाई इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, तो समझना यहाँ पे एक पोर्शन मैंने लिखा है R1 के लिए, एक पोर्शन मैंने लिखा है R2 के लिए। मतलब जो R मेरा फुल रीजन है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा इनटू टू रीजन्स R1 एंड R2 लाइक दिस, एंड अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लिमिट्स लेना पड़ेगा। तो आप देख लेते हैं कि लिमिट्स का क्या फंडा बनेगा फिर। सर R1 में x का लोअर लिमिट होगा 0, क्योंकि हमें पता है कि x का जो लिमिट लिया जाता है दैट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। जो रीजन में जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो होता है लोअर लिमिट, और रीजन में जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो होता है अपर लिमिट। तो ये बन जाएगा सर फॉर R1 x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। ठीक है, और y का लिमिट क्या बनेगा इस R1 रीजन में? देखो बेटा अब इस स्ट्रैप को बिल्कुल ये देखो, R1 का नीचे का बाउंड्री कौन है सर? R1 का नीचे का बाउंड्री ये लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन, ये जो डैश्ड लाइन है, ये है R1 का नीचे का बाउंड्री। तो यहाँ तो y का लिमिट हमें पता है डाउन टू अप डायरेक्शन में लिया जाता है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है R1 का, दैट मीन्स ये जो बाउंड्री है, ये जो स्ट्रेट लाइन है सर, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे y का वैल्यू है 1। ठीक है, और ये R1 का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू पॉइंट से, चलो मैं लेज़र से भी दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है R1 का हाईएस्ट पॉइंट है, देख सकते हो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है सर? 2। इसका मतलब y का लोअर लिमिट बन गया 1 टू अपर लिमिट बन गया 2 फॉर R1। आई होप ये क्लियर है R1 के लिए। तो इसका मतलब अब वहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज y का लिमिट हो गया फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, नेक्स्ट अब R2 के लिए देखते हैं जो नीचे वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे अब तो तुम लोगों को समझ ही आ गया होगा कि x का लिमिट क्या होगा सर? x का लोअर लिमिट होगा 0 एंड x का अपर लिमिट होगा रूट ओवर ऑफ y। ठीक है,
सही है, एक बार मैं देख लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होगा सही। अच्छा, एंड अब y का लिमिट डिसाइड करना है। अब y का लिमिट देखो, y का लिमिट होगा कि सर ये जो लेज़र से दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये जो लोएस्ट पॉइंट है इस रीजन का, रीजन कौन सा है सर, ये वाला रीजन है। इस रीजन का जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज़ ये पॉइंट है जहाँ पे y का वैल्यू है 0 ओरिजिन पे, और ये जो हाईएस्ट अपर बाउंड्री है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लो इस बाउंड्री के ऊपर, y का वैल्यू वहाँ पे फिक्स्ड है, दैट इज़ y इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इस पोर्शन में y का लिमिट बना y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट हमें मिल गया, दैट इज़ y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अब इंटीग्रेशन करने के लिए जो है हम रेडी हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, तो मैं एक पेज यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा, कहाँ पे है अभी हम, एक सेकंड, ये कौन सा पेज है, अच्छा इधर से इधर, ये है ना, इसको और एक स्टेप ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा रन टाइम में ही कर रहा हूँ, गुस्सा मत होना। हाँ, अब ठीक है, तो नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेशन को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एक एक करके करते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पूरा रेडी है, सब कुछ मैंने समझा दिया, तो तुम लोग जो है खुद से ट्राई करो इंटीग्रेशन को। मैं तो करूँगा ही डेफिनेटली, तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, और ज़रा कमेंट में वेरीफाई करो कि मज़ा आया कि नहीं आया, मतलब समझ में आया कि, मतलब मेरे साथ आंसर वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y चला जाएगा बाहर ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। सही है, ओके। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप बनेगा कुछ इस तरीके से, हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू y रहेगा बाहर, इसको थोड़ा सा और इस साइड से स्टार्ट करते हैं, y रहेगा बाहर, इधर पे बाहर, इधर पे रहेगा x ओनली, उसके साथ dx, और x का लिमिट 0 टू 2 माइनस वाई, इधर पे y आएगा, dy रहेगा, और y का लिमिट रहेगा 1 से 2 प्लस। इसके लिए भी सेम कहानी होगा, y आएगा बाहर, उसके साथ रहेगा dy, इधर x dx, x इक्वल्स टू 0 टू रूट ओवर y, और इधर 0 टू 1। चलो डन हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू, पहले x का इंटीग्रेशन होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, इधर भी y रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाइड पहले से था, और ये हो गया 1 से 2। नेक्स्ट इधर भी होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक y रहेगा, dy 0 टू 1। बहुत बढ़िया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है। कोई बच्चा अगर पहले इसको लिख रहा है फिर इसको लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने R1 R2 उल्टा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। अच्छा, नेक्स्ट अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा है, सो एक काम करते हैं ना, इस 1/2 को पूरा बाहर ही कर देते हैं, क्यों रखना क्यों है, 1 से 2, और इधर बनेगा ये 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई प्लस, इधर क्या बनेगा, इधर भी 1/2 को बाहर ही कर देते हैं, 0 1 वाई रहेगा, और इधर एक और y बनेगा dy, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर, तो ये y बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हाफ को पूरा बाहर रखते हैं, और इसको ब्रेक कर देते हैं ना 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो ये क्या बन जाएगा फिर, इसको मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 4y, ये होगा माइनस का 4y स्क्वायर, और ये होगा प्लस का y क्यूब। ठीक है, मैंने उस ये बाहर वाला जो y है ना, इसको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही मैंने इस चीज़ को, इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन डालना भूल गया, दैट इज़ 1 टू 2 प्लस, ये तो सिंपली y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 0 टू 1 dy। ठीक है, हाफ को मैंने बिल्कुल कॉमन लेके बाहर रखा है। बेटा अभी इतना इंटीग्रेशन तुम लोग आराम से कर लोगे, टर्म बाय टर्म यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, है ना, और ये तो 1 बाई
ये तो 1/3 हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से। तो मैं डायरेक्टली आंसर में फॉर्मुलेट कर देता हूँ कि क्या क्या आएगा। ये वाला टर्म तो 1/3 आएगा सेकेंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म का शायद इसका शायद 5/12 आए। ठीक है, शायद 5/12 हो इसका। एंड फाइनली इसका सिंप्लीफाई करके आंसर बनेगा 3/8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ज़रा बताना कि मैंने सही किया या कि नहीं। आई गेस बिल्कुल कैलकुलेशन जो है सही है। ठीक है, ओके, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। ओके, चलो, तो 3/8 इसका आंसर आ रहा है। चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। ये पहले करें या पहले करें? ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर तो एक किया था हम लोगों ने, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर एक चेंज ऑफ ऑर्डर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका बताना कैसे होगा, क्या कुछ होगा। मतलब तुम लोग करो पहले। बहुत दिनों बाद मैंने कॉपी में सब कुछ सॉल्व किया है, मज़ा आया। मतलब जनरली मैं कॉपी के ऊपर नहीं करता हूँ, लेकिन करने में अच्छा लगा करके बहुत दिनों बाद। एनीवेज, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करना है प्यार से। आर जो रीजन गिवन है दैट इज बाउंडेड बाय अ सिंपल स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x एंड अ सिंपल पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है, सही है। रीजन को ड्रॉ करके करना है बस, और कुछ नहीं। तो पहले हम लोग आर रीजन को यहाँ पे तसल्ली के साथ बना लेते हैं, बहुत प्यार से। आ जाओ। तो पहले हमें यहाँ पे चाहिए एक एक्स एक्सिस, एक और चाहिए वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। अच्छा, इक्वेशन क्या है? एक है y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन। चलो थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। ये बन गया मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन, बहुत सही। और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला, जो कि राइट साइड पैरा, मतलब ऐसा, ये कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द अपर हाफ, जो कि बिल्कुल सही बना है। तो ये, तो मैं ज़रा इक्वेशंस लिख देता हूँ। ये बेटा मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, और ये मेरा बेटा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली तुम लोग समझ सकते हो कि सर रीजियन कौन सा है। ये करने से क्या होगा? हाँ, ये है हमारा यहाँ पे जो रीजन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस इसके अंदर रह के हमें ये इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है, इस इंटीग्रेशन को करना है। ठीक है, दिस इज योर आर रीजन, दिस इज द आर रीजन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, मार्क कर देता हूँ मैंने। चलो, अच्छा, पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। देखो, ये तो 0,0 पॉइंट है, नो डाउट अबाउट इट। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जानना ज़रूरी है। तो कैसे मिलेगा सर? ये दोनों जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करके मिल जाएगा। कौन दोनों इक्वेशन? एक है पैराबोला का इक्वेशन एंड दूसरा है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो इसको लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट करने से, पुट करने से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये बन जाएगा x कॉमन लेने से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड 4। ठीक है, अब अगर x इक्वल्स टू 0 एंड 4 है तो y भी 0 एंड 4 ही होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू x ये इक्वेशन है हमारे पास। इसका मतलब पॉइंट्स क्या क्या हो गया? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, एक है 0 0 जो कि ऑलरेडी हमें मिल चुका है, और दूसरा होगा 4,4 जो कि होगा ये वाला a पॉइंट। डन हो गया, मज़ा आया। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन के लिए पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फील्डिंग सेट करना है। आ जाओ, फील्डिंग सेट करते हैं। ओके, इक्वल्स टू, नहीं हम लोग पहले कहाँ जा रहा है? हाँ, पहले हमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि डबल इंटीग्रेशन ओवर आर, फंक्शन क्या है जिसको इंटीग्रेट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। लिख लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के मंजे मतलब कि अब देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। कोई बच्चा अगर चाहता है तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करे सॉरी कोई अगर चाहता है तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ओके, तो
मैं पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डी एक्स दे रहा हूँ, यहाँ पे डी वाई होगा, तो ऑब्वियसली ये एक्स का लिमिट होगा और ये वाई का लिमिट होगा। अब लिमिट समझते हैं, आ जाओ। तो हमें पता है कि अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें जो स्ट्रैप ड्रॉ करना पड़ेगा दैट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने चलो, और देखो ये जो रीजन है वो उस क्वेश्चन के जैसा कोई भी दो रीजन में ऐसा ब्रेक किया हुआ नहीं है कि एक पोर्शन में कुछ और ही लिमिट आ रहा है दूसरे पोर्शन नहीं। यहाँ पे थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स सेम ही रहेगा, कहीं पर भी ये स्ट्रैप तुम ड्रॉ कर लो आर रीजन के अंदर। ओके अच्छा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू क्या है सर? सर ये पैराबोला के ऊपर है, x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला के ऊपर है। तो यहाँ पे सॉरी x का वैल्यू होगा वाई स्क्वायर बाई 4। और ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है इस स्ट्रैप का, सर ये कौन से स्ट्रेट लाइन के किसके ऊपर है सर? दिस इज ऑन द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू x इक्वल्स टू वाई। और हमें पता है कि लिमिट्स x का जो लोअर लिमिट अपर लिमिट वो लिया जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गया मेरा लोअर लिमिट, राइट मोस्ट पॉइंट हो गया मेरा अपर लिमिट। डन। ओके नेक्स्ट, अब y का लिमिट डिसाइड करना है। अब इस स्ट्रैप को बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे लेके आना है ऑफ दिस आर डायग्राम, आर रीजन, जो कि ये है जहाँ पे y का वैल्यू है 0, एंड इसको मूव कराते कराते टू द हाईएस्ट पॉइंट पे भी लेके जाना है जहाँ पे y का वैल्यू है 4। और हम y लेते हैं बटन टू अप, मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में। तो जहाँ पे नीचे बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे y का वैल्यू है 0, अपर पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे y का वैल्यू है 4। राइट है, डन है। चलो, तो इसका मतलब y का लिमिट बन जाएगा फ्रॉम 0 to 4। बस वी आर गुड टू गो। बस इंटीग्रेशन करना है। अब भी इंटीग्रेशन में जो चीज़ आएगा सो आएगा, उसके ऊपर मेरा कुछ है नहीं हाथ। मैं सिर्फ तुम लोगों को बिल्कुल बना के दे सकता हूँ चीज़ें, बाकी इंटीग्रेशन तो बेटा तुम लोगों को ही करना है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो इसको रखते हैं, y के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पहले x को थोड़ा समझ ला, मतलब पहले विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर एक्स, और इधर चलेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट वाई स्क्वायर बाई 4, इधर पे y। ठीक है, एक और लाइन हो जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम यहीं पे कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा वाई क्यूब बाई 3, ये बन जाएगा वाई क्यूब माइनस ये बन जाएगा वाई टू द पावर 6 बाई 4 क्यूब इंटू 3 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 4। इसका इंटीग्रेशन 0 to 4 dy। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। इक्वल्स टू 0 to 4 क्या क्या टर्म आ जाएगा बेटा? वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अच्छा, वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब था, तो इसको हम लोग 4 वाई क्यूब बाई 3 कर देते हैं, है ना? समझना, मैं ये बोल रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं इन दोनों को। तो ये बन जाएगा 4 वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई टू द पावर 6। बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो बच्चा अभी ये देख रहे हो, आज सुबह देखा या कल देखा मुझे याद नहीं, शायद आज सुबह ही था। इंडियन फुटबॉलर लोगों का, उन लोगों का एक वीडियो मैंने देखा, सब थे वहाँ पे, मतलब बाहर के फुटबॉलर भी थे। इंडियन फुटबॉल को बचाने का थोड़ा सा उनमें बात कर रहे हैं वो लोग, जो कि बिल्कुल वैलिड है। क्रिकेट से भी ज़्यादा मैं थोड़ा सा फुटबॉल का ज़्यादा फ़ैन हूँ, जो मेरे पुराने बच्चे उन्हें पता है। तो मैं भी चाहूँगा कि तुम लोग ज़रा, तुम भी जैसे क्रिकेट को पसंद करते हो, प्यार करते हो क्रिकेटर लोगों से, फुटबॉल भी देखा करो, इंडियन फुटबॉल को देखा करो, जो भी लीग्स होता है थोड़ा सा उतना, मतलब क्रिकेट में जैसे वर्ल्ड क्लास गेम होता है हम लोग का, टीम इंडिया का, फुटबॉल में उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी है तो अपना ही देश, अपना ही प्लेयर्स हैं सब, तो ज़रूर सपोर्ट करना। अगर मैचेस हो रहा है तो हो सके तो ग्राउंड में जाके देखना, सपोर्ट करना जैसे भी हो सके, शेयर करना उन लोगों का पोस्ट्स, उन लोगों का गेम प्ले वगैरह, जैसे कि विराट कोहली रोहित शर्मा का करते हो ना, इस तरीके से। एनीवेज तो हाँ, तो इसको करते हैं कंटिन्यू, सही है? तो ये आ जाएगा, अब इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है टर्म बाय टर्म। तो y टू द पावर 4/3 आएगा, ये शायद आ जाएगा
कितना आएगा ये पता नहीं, ज़रा देख लेना। 192 इंटू 7 आएगा। कितना बन रहा है 1344 शायद, ऐसा कुछ देख लेना। ये बनेगा y⁵/20। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काफ़ी खतरनाक। इसको कैलकुलेटर, देखो बेटा कैलकुलेटर 200% यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर का जो एमएस है उसको लेके कोई टेंशन नहीं है, कोई चेक नहीं करता उतना। अपना कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करो और कैलकुलेटर को यूज़ करके ही इसका वैल्यू तुम्हें फाइनल मिलेगा, शायद 2304/105। ज़रा चैट में, सॉरी बार बार चैट में बोल रहा हूँ, कमेंट में सॉरी ज़रा वेरीफाई करना कि सर ये सही है कि नहीं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, अच्छा तुम लोगों का जो एक ये है कि सर ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट में जाना है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अब तो सब बच्चों को भी पता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे होम पेज में ही, तो यहाँ पे हाँ इधर देख सकते हो डाउनलोड लेक्चर नोट्स करके, इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी सर्च करना उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है और हमसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में अभी चल रहे हैं वो लोग, या फिर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स का कॉम्बो अवेलेबल है, सिलेक्ट कर सकता है। चाहे वो फिज़िक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BSM 101 का कॉम्बो हो गया, या फिर केमिस्ट्री के साथ इलेक्ट्रिकल 102 का कॉम्बो हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, या फिर सेकेंड ईयर के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, DSA एनालॉग डिजिटल का कॉम्बो हो गया, या फिर कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ से वो देख सकता है। ठीक है, और नॉट ओनली दैट, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे फिज़िक्स में इनरोल करेगा उन लोगों को एक 2.0 का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें कुछ रीडू किया गया है, कुछ कुछ टॉपिक्स जिसमें थोड़ा सा डाउट्स वगैरह था, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली उसमें मिल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स तो लगभग सब कुछ कंप्लीटेड ही है, चाहे वो लाइक मैं किसका दिखाऊं, किसी का भी देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है। अब जो अपलोड हो रहा है मोरलेस वो प्रैक्टिस सेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDFs एंड प्रैक्टिस सेशंस एज वेल, बाकी सब कुछ कंप्लीटेड है। चाहे DSA का हो गया, देख सकते हो बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्मेट में मिलेगा, DPP का सॉल्यूशन वगैरह वगैरह एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। प्रोग्रेस बार देख सकते हो और अपना स्ट्रीक मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मतलब अपने तरीके से अगर चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हो, इस तरीके से अपना एक्टिविटी कैलेंडर मेंटेन कर सकते हो। ऐसे और भी सारे बहुत सारे तुम लोगों को फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरा अभी स्ट्रीक चल रहा है 34 डेज़ का, है ना। तो यहाँ पे माई प्रोफाइल में जैसे जाओगे तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके का बैजेस भी तुम लोगों को दिख जाएगा, राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो, अपना पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में प्रोग्रेस बार है कितना कंप्लीट हुआ करके वो भी देख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। वो सब कुछ है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोग थे, दैट इज़ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा तो ये क्वेश्चन भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो पहले तो हमें ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज करके उसको इंटीग्रेट करना है, सही है। तो और वो देखने में तुम लोगों को मदद करेगा कौन, लिमिट से ही पता चलेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, जो गिवन क्वेश्चन है इसको मैं लिख लेता हूँ। जो क्वेश्चन है उसी को मैं लिख रहा हूँ कि e⁻x 2e फंक्शन है 1/log y dx dy, इधर है 0 to 1। तो क्वाइट ऑब्वियस, और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में है उस ऑर्डर में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सर क्वेश्चन में गिवन ऑर्डर कौन सा है, दैट इज़ ये लिमिट देख के ही तुम्हें समझ जाना चाहिए सर, लिमिट में x है, x का फंक्शन है लिमिट में, तो डेफिनेटली ये जो है y का लिमिट होगा। तो y इक्वल्स टू द पावर x टू y इक्वल्स टू e,
एंड ऑब्वियसली जो बचा हुआ लिमिट है वो x का ही होगा, तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। सही है। तो इसका मतलब करंट ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, करंट ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन इज पहले विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, राइट जिसको हमें चेंज करके है देन उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म बनेगा यहाँ से, दैट इज पहले विथ रिस्पेक्ट टू x फिर विथ रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन क्या है 1 बाई लॉग y, तो यहाँ पे x का लिमिट लगेगा, यहाँ पे y का लिमिट लगेगा। तो ये है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब x का लिमिट क्या होगा वो डिसाइड करने के लिए क्या करना है हमें सर, हमें डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आ जाओ। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें किसका मदद लेना है, तो जो 4 टोटल लिमिट्स है उन्हीं के मदद से ही हम ये कर पाएंगे। तो उन लिमिट्स को मैं लिख लेता हूँ, राइट। तो लिमिट्स क्या क्या है मेरे पास सर, एक है y इक्वल्स टू द पावर x, एक है y इक्वल्स टू e, एक है x इक्वल्स टू 0 और एक है x इक्वल्स टू 1। ये चारों इक्वेशन, ये चारों लिमिट्स इन फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हमें मिल रहा है और इन्हीं के मदद से हम अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम शुरू करने से पहले हमें जो कर लेना है दैट इज इसका x एक्सिस y एक्सिस बना लेना है अच्छे से। चलो बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 0,0, डन। नेक्स्ट, अच्छा x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट द y एक्सिस इटसेल्फ, x इक्वल्स टू 1 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 पैरेलल टू y एक्सिस। ये हो गया x इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू द पावर x है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व जो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। डन हो गया। और थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। तो ये तो ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, 1 सेकंड जस्ट देना मुझे। बेटा हट जाओ तुम लोग, सही है हाँ, क्योंकि हमें और थोड़ा सा ऊपर तक जाना है। सही है, ओके। अच्छा, ये पॉइंट क्या बनेगा सर, ये कौन सा कर्व हुआ फिर, y इक्वल्स टू द पावर x। तो y इक्वल्स टू द पावर x जो कर्व है वो y एक्सिस को कट करता है कौन से पॉइंट पे सर, 0,1 पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा होगा सर, दिस इज 1, e पॉइंट, दिस इज 1, e पॉइंट। कैसे पता चल रहा है सर, क्योंकि इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे x का वैल्यू है 1। ठीक है, कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। अगर x के जगह पे हम लोग 1 पुट कर दे तो फिर y क्या बन रहा है सर, y इक्वल्स टू e बन रहा है ना। तो इसका मतलब पॉइंट क्या बनेगा 1, e। तो ये है कहानी इस पॉइंट का। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, और एक और स्ट्रेट लाइन बाकी है, दैट इज y इक्वल्स टू e, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, e। तो दिस इज y इक्वल्स टू e पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैंने क्लास में, मतलब कॉलेज में जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था बच्चों को, तब भी मैंने ये स्टोरी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 2 रीजन एक हमारे सामने दिख रहा है। एक तो ये ऊपर वाला रीजन है ना, दिस वन, और दूसरा है सर ये नीचे वाला रीजन। तो सर आर रीजन कौन सा होगा इन दोनों में से, कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर कौन सा आर ले। ज़रा लगाओ 2000 IQ और समझ में आ जाएगा कि कौन सा आर लेना है। तो इसका मतलब सर मल्टीपल इंटीग्रल जो चैप्टर है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो डायग्राम्स जिनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर सकता है। बाय द वे ये जो पॉइंट है दिस इज 0, पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0, राइट। अब देखो सर इन दोनों में से कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखना। सपोज मैं ये नीचे वाला रीजन को आर, मतलब एक्चुअल रीजन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर रीजन में मान के चल रहा हूँ जो रेड कलर का है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, राइट, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब पहले अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हो रहा है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हमें स्ट्रैप ड्रॉ करना होता है, हमें पता है। इन बिटवीन द रीजन, इन बिटवीन द आर रीजन के अंदर पैरेलल टू वाई एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ करेंगे। आ जाओ करते हैं। तो ये मैंने इस रीजन के अंदर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये रेड इज़ आवर रिक्वायर्ड रीजन, नॉट द ब्लू वन।
रेड इज़ आवर रिक्वायर्ड रीजन। तो मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस इस रीजन के अंदर एक स्ट्रैप ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। अब इस स्ट्रैप का लोएस्ट पॉइंट क्या बन रहा है सर? दिस लोएस्ट पॉइंट इज़ y इक्वल्स टू 0 एंड ये हाईएस्ट पॉइंट क्या बन रहा है सर? दिस इज y इक्वल्स टू e टू द पावर x, है ना, y इक्वल्स टू, क्योंकि ये कौन से कर्व के ऊपर है? y इक्वल्स टू द पावर x कर्व के ऊपर है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x कर्व के ऊपर है। तो इसका मतलब y का लिमिट शुड बी 0 टू e टू द पावर x। क्या वही था? क्या वही था y का लिमिट सर? क्या वही था y का लिमिट सर? नो, नहीं था। दैट मीन्स रेड वाला रीजन लेने से काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलो अब ब्लू वाला रीजन को चेक कर लेते हैं। तो रेड वाला रीजन को मैं हटा ही देता हूँ, पूरा कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चलो रिमूव कर दिया, पूरा कन्फ्यूजन नहीं रखने का बिल्कुल। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। ठीक है, चलो, और इस ब्लू वाले को मैं फिर से फिलअप कर देता हूँ। अब ब्लू वाले में देख लेते हैं सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक है, तो ब्लू वाले में अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रैप ड्रॉ करूँ कहीं पर भी, एनीवेयर इन बिटवीन द ब्लू रीजन, तो इसका लोएस्ट पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे? दिस इज y इक्वल्स टू द पावर x, और ये हाईएस्ट पॉइंट, ये सर कौन सा स्ट्रेट लाइन है? y इक्वल्स टू e स्ट्रेट लाइन है, एज यू कैन सी। तो ये y इक्वल्स टू e, इसका मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या बन रहा है? e टू द पावर x टू e। क्या सर यही था? हाँ सर, यही था, e टू द पावर x टू e। दैट मीन्स ऐसे ही देख के चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा बेटा। जितना बढ़िया कंसेप्ट होगा किसी का, उतना बढ़िया तरीके से वो इन चीज़ों को कर सकता है। तो इसका मतलब यस, दैट रेड पोर्शन, रेड रीजन वॉज नॉट द रिक्वायर्ड रीजन, रैदर द ब्लू रीजन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। ये ब्लू ही मेरा असली रीजन है। ठीक है, समझ गए? चलो, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हम लोग यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सिनेरियो बनेगा वो हम अभी देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इस जगह को साफ़ सुथरा कर दूँ, इसको थोड़ा सा कलर कर दूँ। हाँ, अब आएगा मज़ा। चलो, तो नाउ वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट भी एक्स का डिसाइड करना पड़ेगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें स्ट्रैप ड्रॉ करना पड़ेगा इन बिटवीन द आर रीजन, जो कि मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने एक स्ट्रैप ड्रॉ कर दिया। अब तुम लोग बोलो, ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, चलो लेज़र से करते हैं। ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, सर यहाँ पे वाई एक्स का वैल्यू क्या है सर? सर दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का वैल्यू होता है 0। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का वैल्यू होता है 0। और ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है, ये सर किस कर्व के ऊपर है सर? दिस इज ऑन द कर्व y इक्वल्स टू द पावर x। तो अगर y इक्वल्स टू द पावर x है, तो दोनों साइड log लेने से x इक्वल्स टू log y बन जाएगा, x इक्वल्स टू log y बन जाएगा। तो फिर x का लिमिट होगा, हमें पता है x का लिमिट हम लेते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज़ योर लोअर लिमिट ऑफ x, जो राइट मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज़ योर अपर लिमिट ऑफ x। दैट मीन्स x का लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू log y, फ्रॉम 0 टू log y, फ्रॉम 0 टू log y। मज़ा आया? मज़ा आए तो एक लाइक ज़रूर करना बेटा, बहुत मेहनत से बना रहे तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर देना। डन हो गया। चलो, अब y का लिमिट, अब इस स्ट्रैप को बिल्कुल लेके चलते हैं टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन दिस रीजन, एंड दैट इज़ दिस पॉइंट। और यहाँ पे सर y का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे y का वैल्यू है 1, एंड इसको हम लोग ले चलेंगे इस ट्रैप को टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रीजन। और इस हाईएस्ट पॉइंट जो कि ये बाउंड्री है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है सर? किसी भी पॉइंट पे y का वैल्यू है e। तो हमें पता है y का लिमिट हम लोग लेते हैं डाउन टू अप डायरेक्शन में। तो जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे y का वैल्यू है 1, जो हाईएस्ट पॉइंट है रीजन का वहाँ पे y का वैल्यू है e। दैट मीन्स y का जो लिमिट बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 1 टू e, फ्रॉम 1 टू e, फ्रॉम 1 टू e। दैट्स इट, डन हो गया। अब बैठ के सिर्फ इंटीग्रेशन करो और आंसर निकालो, और कुछ काम नहीं है। आ जाओ फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इक्वल्स टू, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये है y वाला फंक्शन चला जाएगा बाहर ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, चला जाएगा बाहर। तो बाहर कर दो, तो क्या बचा? 1/log y इंटू डी वाई, और यहाँ पे सिर्फ x होगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट,
और यहाँ पे 1 to e इक्वल्स टू, तो वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो देखते हैं क्या बचता है, डी वाई इंटू 1/log y, और यहाँ से भी हमें log y ही मिल रहा है और 0 पुट करने से तो 0 ही हो जाएगा, 1 to e, log y कैंसिल आउट हो रहा है तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई 1 to e, और y का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन होगा y 1 to e, दैट इज e minus 1, e minus 1 इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। मज़ा आया? मज़ा आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ चुका है, ट्रिपल इंटीग्रेशन हैज़ कम, करते हैं, ठीक है। ओके, ट्रिपल इंटीग्रेशन, हाँ चलो, पहले तुम लोग थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इजी सा है, सिर्फ लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है, बाकी आराम से कर सकते हो, कोई उतना लोड नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाओ फिर देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट लिमिट है, ये लिमिट को देख के हमें समझ में आ रहा है कि सर ये 100% एक्स का लिमिट होगा, 200% एक्स का लिमिट होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिस मस्ट बी द लिमिट ऑफ एक्स, राइट। तो इसको हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू वाई जेड, हो गया। फंक्शन क्या है सर, एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे सिर्फ dx रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो ये लिमिट है, ये तो z का लिमिट नहीं हो सकता है, कांट बी लिमिट ऑफ z, ठीक है, और x का भी नहीं हो सकता है क्योंकि x का लिमिट ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा क्या सर, इसका लिमिट, मतलब बचा ही क्या है, सिर्फ y बचा है, तो ऑब्वियसली ये जो लिमिट है ये y का लिमिट है, हो गया डन। तो यहाँ पे रखूंगा मैं dy। लास्ट में एक ही लिमिट बचा है, मतलब एक ही वेरिएबल बचा है लिमिट लेने के लिए, दैट इज दिस, इधर पे रहेगा dx। देखो किस तरीके से मैंने इसको, कितने प्यार से इसको अरेंज किया, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट जो लिमिट है, ये देख के ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे वाई जेड दोनों प्रेजेंट है, देन डेफिनेटली ये एक्स का ही लिमिट होगा, वाई का भी लिमिट नहीं हो सकता है, जेड का भी लिमिट नहीं हो सकता है, बचा हुआ एक ही वेरिएबल है जो कि एक्स, तो ये डेफिनेटली एक्स का लिमिट होगा। नेक्स्ट जो लिमिट है, देखो एक्स का लिमिट हो चुका है ऑलरेडी, तो बचा है वेरिएबल्स वाई एंड जेड, तो नेक्स्ट जो दोनों लिमिट्स बचा हुआ है वो दोनों में से एक वाई का होगा, एक दूसरा जेड का होगा। तो नेक्स्ट जो है वो लिमिट में ही जेड है, तो z के लिमिट में z कैसा हो सकता है, तो ये तो z का लिमिट नहीं हो सकता है, तो क्या बचा, ओनली y बचा, तो ये y का लिमिट होगा, एंड ऑब्वियसली आखिर वाला जो है वो z का लिमिट होगा। तो मेरा बिल्कुल कंस्ट्रक्शन रेडी है, अब बस आराम से इंटीग्रेशन करना है, और क्या है ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, तो y एंड z एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो y एंड z चला जाएगा आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, बाहर चला जाएगा, तो बचा यहाँ पे 1 to 2, 1 to z, और yz आ गया बाहर, उसके साथ रहेगा dy, x का इंटीग्रेशन होगा जो कि x² 2 होगा, और इधर पे होगा 0 to yz, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इस 1/2 को बाहर कर देते हैं, कर दिया, सॉरी ये dx नहीं होगा, सॉरी dz होगा, नहीं अरे यार क्या गलत लिख दिया मैंने, ये सॉरी, ये तो z होगा, तभी मैं सोचूं z, x तो ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा कैसे हो सकता है, माय बैड। तो दिस इज z इक्वल्स टू 1 टू z इक्वल्स टू 2 dz। अच्छा सर, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से एक तो yz पहले से था, और यहाँ पे y² z² और आएगा, और इसके साथ है dy, और लिमिट है y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल्स टू z। बहुत बढ़िया, लेके चलते हैं इसको इस साइड में, खोपचे में लेके चलते हैं इसको, और देखते हैं क्या हो रहा है, 1/2, चलो। अच्छा तो अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये क्या बन रहा है, 1 to 2 dz, 1 to z, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा y³ z³ dy, सही है बिल्कुल। अच्छा तो सेम तरीके से क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, तो z एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और वो चला जाएगा बाहर ऑफ द इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे है z इक्वल्स टू 1 टू z इक्वल्स टू 2 dz, z³ आ जाएगा बाहर,
और इधर पे है y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल्स टू z और रहेगा सिर्फ y क्यूब dy। एज सिंपल एज दैट। सही है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब y क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, हाफ को रखते हैं बाहर, z इक्वल्स टू 1 टू z इक्वल्स टू 2। y क्यूब का इंटीग्रेशन होगा दैट इज y टू द पावर 4/4, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, हाफ 1 टू 2, तो ये क्या हो जाएगा z क्यूब इंटू ये 1/4 को बाहर कर देते हैं तो ये 1/8 हो जाएगा, इसको एक बार भी 1/8 कर देते हैं और इधर पे ये हो जाएगा z टू द पावर 4 माइनस 1 dz। सही है, चलेगा। नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा z टू द पावर 3 प्लस 4 7 होगा और ये z क्यूब होगा, इंटीग्रेशन 1 टू 2 dz। टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करो, जो आ रहा है सो आ रहा है, शायद ये आ जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ वैसे, ठीक है, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आराम से कर सकते हो। फाइनल आंसर विल बी 225/64 मोस्ट प्रॉब्ली। वेरीफाई कर देना इन द कमेंट सेक्शन कि यस सर इट इज़ वेरीफाइड। डन, इजी सा क्वेश्चन है, उतना कोई प्रेशर है नहीं, आराम से कर सकते हैं, चलेगा। डन हो गया। वैसे कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नंबर 7 था। ट्रिपल इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन हम लोगों ने एक कर लिया। ओके नेक्स्ट, मैंने बताया था ना ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम का भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चलो ये आ गया ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन, और ये हालांकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में ऑलरेडी किया है, मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन्स का जो डेडिकेटेड क्वेश्चन है उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो ऑलरेडी क्योंकि ये मैंने किया है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन मेरे पास था प्रोवाइडेड, उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ से कि कैसे क्या कुछ करना है करके, आराम से समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर सी। किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स। तो दो एक पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन है, और बिल्कुल एक ऐसा डायग्राम ऑलरेडी हम लोग कुछ देर पहले कर चुके हैं, तो डायग्राम भी तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। डायग्राम वैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तब तक मैं ड्रॉ करते करते मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ कि क्योंकि ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, तो वेरीफाई वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें जो ग्रीन्स थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट पहले तो पता होना चाहिए, तो ग्रीन्स थ्योरम को हमें LHS एंड RHS दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दोनों साइड से हमें वेरीफाई करना होता है कि LHS से एंड RHS से सेम आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कैसा बन गया, खराब सा, अरे हाथ नहीं चल रहा है, ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंड है ना, हाथ चल नहीं रहा है ठीक से। अरे ये सर्कल बना दीस भाई, तुम माफ़ करो हमें, हो जाओगे आज, कल सुबह पनवेल भी निकलना है ना। हाँ हो गया, चलो। तो ये है कुछ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या होगा सर, ये दोनों पॉइंट होगा जो 1,1 ये होगा, पता है, ये है तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। तो ये बन गया डायग्राम। तो अच्छा, पहले ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर लो, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, ओ ले दैया, अरे दैया, ये तो पहले से था, मेरा तो पोपट हो गया, जिंदगी भर पोपटलाल ही बन के रह जाऊंगा लग रहा है। अच्छा, तो ग्रीन्स थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा था, जब जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, दोबारा ये है। तो वेरीफाई मतलब ये LHS भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और RHS भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो LHS का कैलकुलेशन पहले समझ लेते हैं, आ जाओ। तो MDX प्लस NDY ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा सर, कंपेयर करके,
dx के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो होता है m, dy के साथ जो मल्टीप्लाई होता है रहता है वो होता है n, ठीक है, विथ साइन ओके। तो m बन गया दिस एंड n बन गया दिस, रेडी है, चलो। अच्छा, अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हम लोगों ने लिख लिया, और ये हमें इंटीग्रेट करना है ओवर अ क्लोज सर्किट, क्लोज्ड कर्व सी। अच्छा, अब ये सी क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, जो आर रीजन है, यहाँ पे देखो सी समझना कि क्या है, सी इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन दिस, मतलब ये जो रीजन हम लोगों ने बनाया यहाँ पे सर यहाँ पे रीजन है कौन कौन सा, मतलब रीजन क्या है यहाँ पे सर, ये वाला रीजन है, रीजन आर, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज योर रीजन आर। और सी क्या है सर, सी इज द कर्व जो कि इस रीजन को बाउंड कर रहा है, मतलब इसका जो बेसिकली बाउंडरी, मतलब ये है तुम्हारा सी, दिस इज योर सी, दिस इज बाउंडरी इज योर सी। अब अगर सी हम देखें, ध्यान से सी को अगर देखें, तो सी जो है वो दो कर्व से बना हुआ है, एक तो इसके ये पैराबोला है, और मतलब ये जो पोर्शन है इसको मैं C1 से मार्क कर रहा हूँ, C1 इज द पैराबोला, और ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो है, ये जो सी का जो ये जो पोर्शन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जिसको मैं C2 से मार्क कर रहा हूँ, कौन सा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू एक स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए ये C जो क्लोज्ड कॉन्टूर है, जो क्लोज्ड पाथ है, उसको हम लोग दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, C1 एंड C2। C1 इज द पैराबोला वाला पाथ एंड C2 इज द स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। डन है, ओके। तो ये पहले हम तो फिर C1 का समझ लेते हैं। तो C1 जो है, जो कि ये पैराबोला है, तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है कि C1 के ऊपर जो कि पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy इक्वल्स टू 2x dx। बेटा बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट करें क्योंकि लाइन इंटीग्रल है, मतलब सिंगल वेरिएबल के लिए ही ये परमिसिबल है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्योंकि और यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई, तो हमारा ये दायित्व कर्तव्य है कि हम इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक को दूसरे वेरिएबल में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर ले, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। सही है, ये अदरवाइज दोनों वेरिएबल को एक कोई तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म टी में कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा। पैरामेट्रिक वाला काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा पैरामेट्रिक फॉर्म लेने से सेटिस्फाई करेगा। उससे बेहतर ये है कि हम लोग उस कर्व का इक्वेशन पकड़ लें C1 के लिए, एंड हम देख लें कि वहाँ पे क्या रिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में, और उसको सब्सटीट्यूट करते जाए तो काफ़ी इजीली ये काम जो है वो बन जाएगा। तो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली dy बनेगा 2x dx। नॉट ओनली दैट, ये जो m है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे y है, उन y को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से। देखो उन y को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है एक्स स्क्वायर से। डन हो गया। सेम गोज फॉर n ऑल्सो, n तो है ही एक्स स्क्वायर, तो कोई उसमें कोई लोड नहीं है, लेकिन ये dy रिप्लेस हो जाएगा 2x dx से। dy रिप्लेस हो चुका है 2x dx से। ये हो गया C1 का कांड। सेम तरीके से C2 के लिए भी हमें करना है। C2 के ऊपर क्या हालचाल है, जो कि वो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, तो dy इक्वल्स टू dx बनेगा। यहाँ पर भी सेम, जो मेरा mdx जो था दैट वाज xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy ऐसा था, वो अब कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग y को x से रिप्लेस कर देंगे, y को हम लोगों ने x से रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली, एंड dy को dx से रिप्लेस कर देंगे, dy को dx से रिप्लेस कर दिया C2 के बिहाफ पे, फॉर C2। ओके, अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द लिमिट। अब बेटा यहाँ पे देखना, ये जो C1 है, C1 का इसलिए मैंने बताया था ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग C जो कर्व है उसको लेते हैं, जो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है उसका उल्टा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसी के लिए C1 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर, यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है सर 0 0, और C1 खत्म कहाँ पे हो रहा है सर, यहाँ पे। तो यहाँ पे सर x का वैल्यू क्या है, जहाँ से शुरू हो रहा है सर x का वैल्यू है 0, और जहाँ पे C1 खत्म हो रहा है वहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1। तो इसलिए C1 के लिए लिमिट बनेगा फ्रॉम 0 to 1। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। सेम अगर C2 को हम देखें, C2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर C2 जा रहा है ये से यहाँ से यहाँ, दैट मीन C2 स्टार्ट हो रहा है कहाँ से सर, C2 सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब x का वैल्यू सर खत्म कहाँ पे हो रहा है सर, ऑरिजिन पे खत्म हो रहा है जहाँ पे x का वैल्यू है 0। तो इसका मतलब C2 का डायरेक्शन वाइज लिमिट बनेगा 1 to 0। C2 के ऊपर डायरेक्शन वाइज लिमिट बनेगा फ्रॉम 1 to 0। बेटा इस डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत सीरियसली लेना। तो डायरेक्शन जो है, लिमिट भी हम उसी तरीके से लेना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। तो बस यहाँ पे सिंपली मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, जगह थोड़ा सा क्लमजी बन गया।
तो अब सिंपली यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन वगैरह करना है। तो मैं क्लीन कर देता हूँ इसको ताकि आराम से समझ सको, बस और कुछ नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना, तो ऐसा आ रहा है। और लिमिट देना, ध्यान देना, ये है 0 to 1। और फिर ये जो सेकंड टर्म है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x² बन रहा है। इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और ये बनेगा -1/20। डन हो गया। ये हमें LHS से मिल चुका है। अब हमें RHS के ऊपर जाना है। आ जाओ। तो RHS का जो है फॉर्म वो है ये del n del x माइनस del m del y। अब बेटा m तुम्हारे पास है ना, जो कि है xy प्लस वाई स्क्वायर मोस्ट प्रॉब्ली। तो क्या हम इससे del m del y नहीं कर सकते? दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू होगा x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y। एंड इन क्या था बाय द वे? इन क्या था सर? इन था x²। इन का डेरिवेटिव पार्शियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो del n del x बनेगा 2x। अब del n del x माइनस del m del y है ना, दैट मीन्स 2x माइनस x माइनस 2y। तो ये बन जा रहा है x माइनस 2y। तो देखो यहाँ पे बन चुका है x माइनस 2y। सही है। अच्छा, इधर रहेगा dy dx। अब लिमिट का मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, r का लिमिट लेने का टेक्निक वही सेम है। अगर मतलब डिपेंड कर रहा है तुम विथ रिस्पेक्ट टू x पहले कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y पहले कर रहे हो। ये लोग पहले विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो इस रीजन के अंदर पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ कर लो। लोअर पॉइंट को पकड़ो एज लोअर लिमिट, अपर हाइस्ट पॉइंट को पकड़ो एज अपर लिमिट, और फिर उसको मूव कराओ टू द लोएस्ट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू द राइट मोस्ट पॉइंट फॉर द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ x। अगर ये कर लोगे आराम से तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और उसका भी आ जाएगा -1/20 फ्रॉम द RHS। एंड फ्रॉम 1 and 2 ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डन हो गया। ओके, सो लेट अस डू वन लास्ट क्वेश्चन एंड वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। देख सकते हो, दैट मीन्स फिर से सेम LHS एंड RHS वेरीफाई करना है। तो उसके लिए पहले मैं स्टोक्स थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है वो लिख लेता हूँ, ताकि हम लोगों को ये पता चलता रहे कि एग्जैक्टली वेरीफाई क्या करना है। ऑब्वियसली तो हमें पता होना चाहिए कि द फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस, कि क्लोज कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर C f डॉट dr is equal to surface integration over S nabla cross f vector dot n cap ds. This is the statement of Stokes theorem. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पहले LHS करेंगे फिर RHS करेंगे। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, मतलब जो सरफेस है, जिस यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रेशन मैंने बताया ना, ओवर द सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर दिस अबव XY प्लेन। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे एक हेमिस्फेयर के बारे में बात हो रहा है, और मैं 3D में लूँगा इसको क्योंकि 3D डायग्राम है हेमिस्फेयर। और ये मैं x एक्सिस ले रहा हूँ, y एक्सिस ले रहा हूँ, z एक्सिस ले रहा हूँ, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस हेमिस्फेयर, मतलब वी कैन से हाफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर लाइक दिस। और कौन सा हाफ लेना है? जो कि XY प्लेन के ऊपर है वो वाला हाफ लेना है। देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हेमिस्फेयर दिस अबव XY प्लेन, अबव XY प्लेन। सही है। ओके, तो दिस इज आवर ऑरिजिन 0,0 सॉरी, क्योंकि हम लोग 3D में है। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी 0,4,0 क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। दिस पॉइंट विल बी -4,0 ऑब्वियसली x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, दैट इज लिख नहीं रहा हूँ, मतलब बेसिकली 4,0,0 होगा एंड लाइक दैट, क्योंकि ये जो मतलब जो बेस है इसका, जो कि एक सर्किल है, तुम लोग देख सकते हो, जो कि x एंड y प्लेन के ऊपर है, एक सर्किल है ऑन XY प्लेन। ये एक सर्किल है जिसका इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। क्यों? क्योंकि z वाला पोर्शन नहीं रहेगा। ये जो इक्वेशन था ना, यहाँ से ये z हट जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्किल, द बेस सर्किल ऑन XY प्लेन, जिसमें z 0 होगा। ऑब्वियसली XY प्लेन के ऊपर z 0 होता है अकॉर्डिंग टू 3D जियोमेट्री। आई होप इतना डेफिनेटली याद है। तो उसके चलते ये बन जाएगा कुछ ये, ठीक है। और इसको अगर हम लोग और भी प्यारा तरीके से लिखें, जो कि लिखना भी चाहिए, दैट इज़ दिस, जो कि बिल्कुल एक सर्किल का इक्वेशन है, और जिसका रेडियस है 4
और सेंटर इज एट 0,0, है ना, सेंटर इज एट 0,0 एंड द रेडियस इज 4. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेस सर्कल. इस सर्कल के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. ओके, ये सर्कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि वो जो सरफेस, अच्छा मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ, सॉल्व करते टाइम हम लोग देखेंगे. ठीक है, ओके. तो रेडी है. तो ये पहले मैं LHS के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, राइट. यहाँ पे LHS जो है, LHS में तुम लोग देख सकते हो एक C है, क्लोज सर्किट C है, और C मतलब बाउंड्री. तो यहाँ पे बाउंड्री मतलब कौन से बाउंड्री के बारे में बातचीत हो रहा है सर? वी आर टॉकिंग अबाउट यस दिस बाउंड्री, द बाउंड्री क्लोजिंग, मतलब इनक्लोजिंग द बेस सर्कल. ये बेस सर्कल का जो बाउंड्री है उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रहा है. तो इसका इसी के लिए, मतलब इसके लिए ये डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी था. आ जाओ फिर अब लिखते हैं थोड़ा सा. मैं LHS के ऊपर यहाँ पे पहले कर रहा हूँ, उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए मैं उसको लिख रहा हूँ एक एक करके. तो अगर हम देखें कि क्या क्या चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे द बाउंड्री C is the circle, the boundary C is the circle x square plus y square equals to 4 square. अभी मैंने बताया C मतलब that the circle only in xy plane where z is equal to 0. बहुत बढ़िया. अच्छा, तो नाउ अब इसको करने, देखो मैंने बताया था ना, क्लोज्ड सर्किट इंटीग्रेशन या फिर दिस इज लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन है. तो इसका मतलब हमें दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा. दैट इज एक्स या वाई दो वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेटली एक लाइन इंटीग्रेशन है तो हमें दोनों वेरिएबल में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, या फिर एक तीसरा पैरामीट्रिक फॉर्म लेके हम इसको करना पड़ेगा. अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं लिया था, क्योंकि उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म लेना मुश्किल था, क्योंकि वो एक अननोन कर्व था. लेकिन यहाँ पे कर्व तो बिल्कुल जाना पहचाना कर्व है, एक सर्कल है, और सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है ना, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा. यस, तो हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे एंड हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. सो वी टेक x इक्वल्स टू a, मतलब a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि 4 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो 4 cos थीटा एंड y इक्वल्स टू 4 sin थीटा. ये हम लोगों ने ले लिया. ठीक है, और z क्या है सर? z तो 0 है, कहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. सो एंड वेयर, अब थीटा क्या होगा, थीटा का वैल्यू, थीटा का रेंज क्या होगा सर? ऑब्वियसली 0 to 2 पाई, तभी ना एक सर्कल कंप्लीटली फॉर्म करेगा. एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए थीटा का रेंज होना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 2 पाई. डन हो गया, बहुत बढ़िया. और नेक्स्ट अब चीज़ों को समझते हैं. नाउ अगेन, अब सर आर वेक्टर क्या है? क्योंकि बेटा अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे डी आर भी है. डी आर के ऊपर आएंगे, पहले आर को पकड़ेंगे फिर डी आर तक चलेंगे. डी आर इज पोजिशन वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. जेड के कैप मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर हूँ, तो जेड 0 होगा, तो लिखना ना लिखना सेम ही है, तो इसलिए मैं जेड को लिख ही नहीं रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. तो बेटा डी आर क्या बनेगा? दैट इज दोनों साइड डेरिवेटिव, तो ये बनेगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप. सही है. अब अगर एक्स तुम्हारे पास है तो यहाँ से डी एक्स निकाल सकते हो, मतलब उसका डेरिवेटिव होगा ना, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, और एक डी थीटा रहेगा उसके साथ, और उसके साथ आई कैप. नेक्स्ट डी वाई डेरिवेटिव होगा 4 इंटू कॉस थीटा डी थीटा रहेगा जे कैप. डन हो गया. तो मुझे डी आर मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ डी थीटा, और मुझे एक्स एंड वाई मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ थीटा. यही मैं बताना चाह रहा था. आइदर एक्स एंड वाई में से, दोनों वेरिएबल में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करो, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले में किया था, या फिर दोनों को किसी एक तीसरे कोई एक पैरामीट्रिक वेरिएबल में या फिर पैरामीटर में एक पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे एक ही वेरिएबल हमें चाहिए लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए. सही है, चलो यहाँ तक डन है. आगे बढ़ते हैं. शायद एक और पेज है मेरे पास, पेज कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट अभी मैं इस चीज़ को मैं एकदम डायरेक्टली मैं लिखूंगा एफ डॉट डी आर को. आ जाओ करते हैं. नाउ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. एफ वेक्टर हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जो कि तुम्हारा फोर्स वेक्टर है. ये रहा एफ वेक्टर गिवन इन द क्वेश्चन. उसके साथ डी आर वेक्टर का डॉट करना है. ठीक है, तो इसको अगर डॉट करोगे, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वैसे कौन सी बड़ी बात है. वैसे लिख सकते हो यहाँ पे 0 के कैप,
लिखना ना लिखना एक ही है, थोड़ा सा क्या ही बोलूँ, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले एफ वेक्टर को लिख लेते हैं। तो एफ वेक्टर क्वेश्चन में जो था, पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दैट इज़, अच्छा एफ डी आर मैं बाद में बताऊँ, पहले एफ वेक्टर को लिख लूँ। दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आई कैप प्लस 3xy जे कैप प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर के कैप। रेडी है। अब यहाँ पे जो हमें करना है वो है कि अ, ये जो एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों ने लिया था, ये पुट कर देना है वहाँ पे। मतलब उस एफ वेक्टर का फॉर्म हमें पता करना है उस सरफेस के ऊपर या फिर उस सी कर्व के ऊपर, जैसे हम लोग कर रहे थे इन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। हम लोग पुट कर दे रहे थे वैल्यूज फंक्शन में, तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है। तो अगर वो कर दे, मतलब वो एक्स एंड वाई का पैरामेट्रिक फॉर्म एंड जेड इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर दे, तो ये टर्म तो पूरा ही 0 हो जा रहा है, जैसे कि देख सकते हो, राइट। और बाकी का जो बचा कुचा रहेगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। जे कैप कुछ ऐसा होगा, सही है। ओके, नेक्स्ट अब चाहिए एफ डॉट डी आर। अरे अब होगा एफ डॉट डी आर, फाइनली एफ डॉट डी आर, दैट इज एफ वेक्टर मिल चुका है हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा आई कैप जे कैप। डी आर वेक्टर ये रहा, अब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन होगा, मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ ध्यान देना, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा एंड इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट्स इट। सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट समझाना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को ये पता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा, तो जो आएगा दैट विल बी -64 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन थीटा प्लस 192 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ओवर सी। दैट इज़, ये जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे थीटा का लिमिट चलेगा 0 से 2 पाई तक। ये पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर दो, डी थीटा लगाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ, दैट इज़ 0 से 2 पाई, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है साइन कॉस दोनों ही, और इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाओगे तो कुछ टर्म्स इनमें से डायरेक्टली ज़ीरो होगा। ये लिमिट, ये इंटीग्रेशन का ये लिमिट देख के ही ज़ीरो हो जाना है उनको, डर के मारे। और वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ एक तो ये वाला टर्म ज़ीरो होगा, ये भी होगा क्योंकि दोनों एक्चुअल में है सेम ही टर्म, एंड साइन थीटा भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब करके देख सकते हो, लिमिट्स पुट करके देख सकते हो, लेकिन वही ज़ीरो मिलना है 100%, ठीक है। ओके, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई -16 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको वही मल्टीपल एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना, cos 2 थीटा -1 करके, और इंटीग्रेट करने से दिस विल बी -16 पाई, ये मेरा सिर्फ LHS बना है अभी तक, RHS बाकी है। तो ये स्टोक्स गॉस थ्योरम वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे, मतलब जो वेरीफाई वाला क्वेश्चन होता है, इवेल्युएट वाला नहीं, सिर्फ वेरीफाई वाला, क्योंकि वेरीफाई वाले में हमें LHS RHS दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे द RHS। आ जाओ फिर करते हैं, मतलब दिस वी विल कैलकुलेट नाउ, ओके। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे RHS ओवर एस नेबला क्रॉस एफ डॉट इन कैप
ds, ठीक है। अच्छा, नेबुला क्रॉस सेव कर लेते हैं साइड में, आई कैप, जे कैप, के कैप। नेबुला का कंपोनेंट्स क्या क्या है, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, हो गया। अब नीचे नीचे एफ का कंपोनेंट्स लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, 3xy एंड 2xz प्लस जेड स्क्वायर। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सपांड करना, डिटर्मिनेंट का प्रोसेस जो होता है वही, दैट इज आई कैप इंटू डेल डेल वाई ऑफ दिस। अब देखो बेटा, डेल डेल वाई ऑफ दिस जब भी होगा तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई का कुछ टर्म है ही नहीं, एक्स एंड जेड का टर्म्स है जो कि एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होता है जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो तो जीरो हो जाना है, राइट। तो ये हो गया जीरो, माइनस डेल डेल जेड ऑफ दिस, सेम यहाँ पे एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है, दैट मीन्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और जैसे ही कॉन्स्टेंट को डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा जीरो, प्लस जेड कैप इंटू, तो क्या बचेगा मैं फाइनली वो बता देता हूँ, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट करना है वैसे। 2z जे कैप आ रहा है यहाँ से, देखो मैं मेन चीज़ें तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से ऐसा कुछ है जो कि तुम लोग आराम से कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। डन हो गया, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे समझना, तो ओवर एस इसको मैं लिख लेता हूँ जो मिला हमें, दैट इज माइनस 2z जे कैप प्लस 3y माइनस 1 के कैप, इसको थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, डॉट इन कैप ds, सही है, ओके। अच्छा, अब इन कैप क्या होगा वो हमें समझना है। देखो बेटा ध्यान देना, इन कैप इज बेसिकली, मैंने क्या बताया था, स्टोक्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट था मैंने वहां पर बताया था, द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर बाहर जाता हुआ एक यूनिट नॉर्मल है इन कैप, ठीक है। इसका मतलब इन कैप यहाँ पे फिर क्या होगा सर, इन कैप होगा ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई यूनिट नॉर्मल लेना है, वो पैरेलल टू जेड एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, के कैप, यस। तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, इसका मतलब इन कैप का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा के कैप, ठीक है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है पिक्चर, मैं बता रहा हूँ, वेट एक एक करके लिखते हैं, इनटू के कैप। अच्छा, अब ds क्या होगा सर, मैंने क्या बताया था, जो भी प्लेन लोगे तुम लोग उसके अकॉर्डिंग ds होगा। तो क्योंकि यहाँ पे xy प्लेन के ऊपर काम हो रहा है, ये जो सर्कल है ये xy प्लेन के ऊपर है, तो ds जो सरफेस एलिमेंट है वो हो जाएगा dx इंटू डी वाई, लाइक दिस, हो गया डन, इक्वल्स टू, ऑलमोस्ट रेडी है। अब पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेना है, तो जे कैप इंटू के कैप तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो दैट मीन्स 3y माइनस 1 डी एक्स डी वाई ओवर एस, को एस लिखना अभी सही नहीं रहेगा, इसको आर कर देते हैं, क्योंकि अभी जो रीजन बन चुका है वो एक 2D रीजन बन चुका है, मतलब इन 2 डायमेंशन वी आर टॉकिंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल दिस, ये है मेरा पूरा आर, ठीक है। द आर इज दिस एंटायर सर्कल, आर इज दिस एंटायर सर्कल, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग अभी जो है अपना x का लिमिट एंड y का लिमिट लोगे। सिमेट्रिक रीजन है तो डजेंट मैटर, विथ रिस्पेक्ट टू y पहले कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू x पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोऑर्डिनेट्स आर 4,0, 0,4, ठीक है। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो फिर पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ कर दिया इन द रीजन। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ, देखो ये सर्कल का इक्वेशन क्या है सर, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये है सर्कल का इक्वेशन, समझना, ठीक है। तो सर यहाँ से वाई स्क्वायर क्या बन रहा है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ से y क्या बन रहा है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे y का वैल्यू है माइनस रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो अपर पॉइंट है
हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है इस ट्रैप का, वहाँ पे y का वैल्यू है +√16 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा है, जो कि यहाँ पे जगह है नहीं, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट अगर करना चाह रहा है तो उसका लिमिट बनेगा -16 माइनस एक्स स्क्वायर टू +16 माइनस एक्स स्क्वायर, 3y माइनस 1 dy, इधर रहेगा dx। अच्छा, अब x का लिमिट क्या होगा, इस स्ट्रैप को लेके आना है टू द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रीजियन जहाँ पे x का वैल्यू है -4, टू द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रीजियन जहाँ पे x का वैल्यू है +4। तो x इक्वल्स टू -4 टू x इक्वल्स टू +4, एज सिंपल एज दैट। सही है। अब इंटीग्रेट वगैरह करना है तो देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, तो यह है 3y का इंटीग्रेशन होगा 3y² माइनस वाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट -16 दिस +16 दिस dx -4 टू +4। अब जैसे ही तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इवन फंक्शन है, स्क्वायर है, इवन फंक्शन है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। सिर्फ ये बचेगा, -y बचेगा, राइट। तो माइनस को बाहर कर देते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से बेसिकली 2 इंटू √16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा -4 टू 4 dx इक्वल्स टू -2 को बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये फिर से इंटीग्रेशन के पहले ही एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हम लोग इसको कर सकते हैं लिमिट टू, वो एक प्रॉपर्टी था ना -a to a f(x) dx, कि अगर f(x) एक इवन फंक्शन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 इंटू a f(x) dx, मतलब 2 इंटू 0 इंटू a f(x) dx। तो वही किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे, ये -4 है यहाँ पे, 0 to 4। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा यहाँ पे, वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है यहाँ, वो वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन बन रहा है, जो कि होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे अप्लाई होगा, -4 तो बाहर था, x/2 √16 माइनस x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/4, 0 to 4। सॉरी, ये ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन गलत किया मैंने, ये नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखते हैं, सॉरी माय बैड। ये गलत बोला मैंने, भूल जाओ इसको, जो है सो है, ठीक है। तो ये -2 ही होगा, इधर पे ये -4 होगा, सही है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, इधर से क्या बनेगा देखते हैं, -2 16/2 इज़ 8, तो एक बार 4 पुट करने से ये π/2 होगा, और माइनस फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर से दोबारा 4 पुट करने से ये π/2 होगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, दैट इज़ -2 इंटू 8 इंटू पाई, दैट इज़ -16 पाई। क्या यही मिलना था हमें, मैं ना भूल गया ये करते करते कि LHS से हमें क्या मिला था करके, हाँ -16 पाई था, तो वेरीफाइड। बाप रे बाप, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ऐसा ही हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते इसके ऊपर। तो एनीवेज, आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। अगर पसंद आए एक लाइक ज़रूर करना, और इसका PDF अगर चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, वैसे ये थोड़ा सा जूम इन हो गया, हाँ यहाँ से मिल जाएगा। कुछ बच्चे ना हमेशा पढ़ते रहते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगा होम पेज में, डाउनलोड लेक्चर नोट्स में ये PDF मिल जाएगा अगर चाहिए तो। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू, लेक्चर नोट्स के थ्रू, तो ऑल कोर्सेस में जाना। यहाँ पे कॉम्बो अवेलेबल है, जिनके ऊपर कूपन कोड भी अवेलेबल है। कूपन कोड क्या है पता करने के लिए थोड़ा सा कमेंट करना है, कमेंट में लिखना है सर कूपन कोड लिखना है बस, तो मैं
कमेंट में ही कूपन कोड बता दूंगा, जिससे तुम लोगों को 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा कॉम्बो के ऊपर, एज वेल एज ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो चाहो तो इनरोल करके पढ़ सकते हो। बहुत बच्चे ऑलरेडी इनरोल करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। आई होप ये सेशन तुम लोगों को हेल्प किया होगा। एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना बेटा अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़। एंड दैट्स इट एवरीवन, मिलते हैं ऐसे ही एक कोई नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।